हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 की। इससे पहले इसका पार्ट 1 अपलोड हो गया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उससे जाके देखिए। पार्ट 1 में हमने बात की थी बाबर के बारे में कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, सामाजिक दशा क्या थी, बाबर की सफलता के क्या कारण थे। हमने प्रथम पानीपत के युद्ध की बात की, खानवा के युद्ध की बात की और घाघरा के युद्ध की भी बात की थी। राइट, आज हम बात करेंगे बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हुमायूं और शेरशाह के परस्पर संघर्ष का वर्णन कीजिए। हुमायूं की असफलता के कारणों को भी स्पष्ट कीजिए। या और में हुमायूं के प्रथम शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। राइट, तो आंसर देखते हैं। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं सम्राट बना। तो हुमायूं का शासनकाल जो था वो दो भागों में बटा हुआ था। जैसे प्रथम शासनकाल था उसका 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। उसका द्वितीय शासनकाल था 1555 से, सॉरी यहाँ पर ये डेट गलत हो गई है, ये 1556 है, यहाँ पर 2 लिख गया है, ये 5 होगा। 1555 से 1556 के बीच में, जब बीच के वो 15 साल भारत से भाग गया था। अभी हम आगे बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। राइट, आगे चलते हैं। हुमायूं के प्रथम शासनकाल 1530 से 1540 की मुख्य घटनाएं। अब प्रथम शासनकाल की मुख्य घटनाएं देखते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हुमायूं के प्रथम शासनकाल की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए, ऊपर वो क्वेश्चन नहीं आके। ठीक है, तो मैंने सभी हेडिंग ऐड की हुई हैं। जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार हुमायूं ने जो सिंहासन प्राप्त किया वह फूलों की सैया न होकर कांटों की सेज था। तो आप ये एक स्टेटमेंट याद रखिए, एक दो स्टेटमेंट ऐसे एग्जाम में लिखें तो कॉपी अच्छी फील हो कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है। राइट, हमारा पहला था समस्या थी हमारी संबंधियों की समस्या। तो हुमायूं की सौतेली बहन मासूम बेगम का पति मोहम्मद जमान मिर्जा और बाबर की बहन खानजदा बेगम का पति मेहंदी। राइट, ये सभी हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। ये सभी हुमायूं को मारकर खुद तख्त हासिल करना चाहते थे। तो संबंधियों की समस्या हुमायूं के साथ हमेशा से बनी हुई थी। सेकंड है हुमायूं और अफगान सरदारों में युद्ध। ये युद्ध 1530 से 1540 के बीच ये युद्ध चलते रहे। जैसे गोमती या दोहरिया का युद्ध, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। गोमती या दोहरिया का युद्ध किस किस के बीच हुआ और कहाँ हुआ। राइट, तो सिकंदर लोदी के पुत्र कौन था? महमूद लोदी ने विद्रोह किया किसके खिलाफ? हुमायूं के खिलाफ। और क्या हुआ, इसने जो विद्रोह किया उसने जौनपुर के आसपास के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? जौनपुर के आसपास के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। राइट, दोबारा देखते हैं। सिकंदर लोदी के पुत्र महमूद लोदी ने विद्रोह किया किसके खिलाफ? हुमायूं के खिलाफ, और उसने जौनपुर के आसपास के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने गोमती नदी के किनारे दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोदी को परास्त किया, पर महमूद लोदी वहां से भाग गया। क्या हुआ? पर महमूद लोदी वहां से भाग गया। अब देखते हैं हम हुमायूं तथा बहादुर शाह के मध्य युद्ध। अब देखेंगे हुमायूं तथा बहादुर शाह के मध्य युद्ध। बहादुर शाह, अभी हुमायूं के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, एक तो शेरशाह और दूसरा बहादुर शाह। अगर आपने पहले पढ़ा है पेपर फर्स्ट, आपने जब देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि बहादुर शाह, शेरशाह तो अफगानों का सरदार था। राइट, अगर आपको बहादुर शाह और शेर खां के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, वैसे पेपर फर्स्ट में लास्ट के टॉपिक्स में ये कवर है, तो आप ये यहाँ पर नाम याद रख लीजिए कि हुमायूं के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, शेर खां और बहादुर शाह। नहीं तो शेर खां सूरी के बारे में तो पढ़ेंगे। शेर खां को शेरशाह सूरी की उपाधि मिली, ये तो हम टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। राइट, पर बहादुर शाह आप नाम याद रख लीजिए। आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए, इसलिए हम नोट्स के थ्रू कर रहे हैं, हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो संघर्ष के क्या कारण हुए इनके संघर्ष के, कि बहादुर शाह ने मेहंदी तथा मिर्जा की सहायता की। बहादुर शाह ने क्या करा? मेहंदी तथा मिर्जा की सहायता की। मेहंदी कौन था? मेहंदी और मिर्जा कौन थे? हम पहले बात कर चुके हैं, ये बहनोई थे। किसके? बाबर के, जो कि बाबर के खिलाफ ही क्या कर रहे थे? षड्यंत्र कर रहे थे। राइट, तो बहादुर शाह ने इनकी सहायता करी, तो ये भी क्या हो गया? ये भी विद्रोही हो गया। किसका? बाबर का। दूसरा, बहादुर शाह महत्वाकांक्षी शासक था, मतलब ये अपना राज्य फैलाना चाहता था। जो अपने आसपास के राज्य के इलाके थे उन पर आक्रमण करके उन्हें जीत रहा था, जिससे बाबर को क्रोध आया और उसने बाबर ने किसके साथ युद्ध किया। राइट, थर्ड है बहादुर शाह ने आक्रमण किया किस पर? रानी कर्णवती पर, जो किसकी कहाँ की रानी थी? चित्तौड़ की। तो रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी, तो बाबर ने मदद भी की। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था बहादुर शाह से युद्ध का। राइट, आगे चलते हैं। हम संघर्ष की घटना देखते हैं। तो बहादुर शाह और मुगल सेना में
मंदसौर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? मंदसौर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, राइट। मुगल सेना ने रसद मार्ग को बंद कर दिया। किसके रसद मार्ग को? बहादुर सेना के रसद मार्ग को। रसद मार्ग क्या होता है? मतलब जो सेना का जहाँ से खाना पीना आता है, ठीक है, वो। और सेना का घेरा डाल दिया। एक तो रसद मार्ग बंद कर दिया और अपनी सेना को वहीं चारों तरफ इकट्ठा कर दिया। तो जिससे भोजन के अभाव में बहादुर शाह भाग गया। कहाँ? मांडू की ओर भाग गया। बहादुर शाह मांडू की ओर भाग गया। तो हुमायूं ने मांडू व चंपानेर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। बहादुर शाह का पीछा करते करते हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। बट फिर बहादुर शाह काम्बे भाग गया। फिर बहादुर शाह कहाँ भाग गया? काम्बे भाग गया। और उसे जिंदा, और हुमायूं ने फिर उसे जिंदा छोड़ दिया, उसका पीछा नहीं किया। ये माना जाता है हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बहादुर शाह, अभी हम पढ़ेंगे, हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बहादुर शाह ने, हुमायूं यहाँ का शासन जीत के जैसे ही दिल्ली वापस गया, बहादुर शाह ने गुजरात के शासकों के साथ मिलकर दोबारा अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो हुमायूं की ये इतना ज़्यादा युद्ध बिल्कुल व्यर्थ हो गया। क्यों? उसने दोबारा साल भर के अंदर अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो युद्ध का कोई फायदा ही नहीं हुआ, राइट। आगे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बोल रही हूँ, अब ये चीज़ याद रखिएगा। हुमायूं एवं शेर खां के मध्य संघर्ष। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं और शेर खां के मध्य संघर्ष। तो शेर खां बाबर के समय ही अफगानों का सरदार बन चुका था। किसके समय? हुमायूं के पिता बाबर के समय ही अफगानों का सरदार बन चुका था। तो इनमें युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, ठीक है। शेर खां ने कब्जा कर लिया जौनपुर और रोहतासगढ़ में। शेर खान ने कहाँ कब्जे कर लिया? जौनपुर व रोहतासगढ़ में। इस स्थिति को देखते हुए चौसा नामक स्थान पर मुकाबला हुआ। मुकाबला मैंने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिखिएगा। इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर बाबर की सेना और शेर खां की सेना के बीच मुकाबला हुआ। इस घनघोर युद्ध में हुमायूं घायल हो गया और उसने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई, ठीक है। मतलब इस युद्ध में हुमायूं क्या हो गया? पराजित हो गया, राइट। अब हम आगे देखते हैं कन्नौज का युद्ध। आप ये युद्धों की सन याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में। जिस समय हुमायूं आगरा पहुंचा, वहां उसे शेर खां के आने का समाचार पत्र प्राप्त हुआ। तो जैसे ही उसे शेर खां के आने का समाचार पत्र प्राप्त हुआ, तो उसने शेर खां पर हमला कर दिया। तो इस युद्ध में शेर खां का पुत्र मारा गया। तो फिर इस पर शेर खां ने कन्नौज के नामक एक स्थान पर हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिया, और प्रहार इतना घातक था कि हुमायूं को अपने तोपखाने इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। और इस युद्ध में हुमायूं ने हाथी पर चढ़कर अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया, राइट। तो यहाँ भी हुमायूं की पराजय हुआ। और कब हुआ? 1540 ईस्वी में। हम बात कर चुके हैं कि हुमायूं का प्रथम शासनकाल 1530 से कब तक है? 1540 के बीच में ही है। अब यहीं से, अब शेर शाह जीत गया, अब यहीं से हुमायूं भाग गया। कहाँ? भारत छोड़ के भाग गया अपने भाई के पास। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में आगे, ठीक है। तो अब युद्ध के क्या परिणाम हुए? सबसे पहले शेर खां ने कन्नौज और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। सेकेंड, शेर शाह सूरी ने शेर खां ने शेर शाह सूरी के नाम से भारत का सम्राट बना। शेर खाई क्या था? शेर शाह सूरी के नाम से भारत का सम्राट बना, राइट। थर्ड है, हुमायूं भारत छोड़कर काबुल भाग गया, जहां उसके भाई कामरान ने उसकी सहायता नहीं की और वह 15 वर्षों तक भगौड़ों की तरह भटकता रहा, राइट। अब जो हुमायूं है वो भारत के बाहर है। अब वो चला गया भारत छोड़ के, हेल्प मांग रहा है, दूसरों की मदद मांग रहा है कि अपना दोबारा राज्य स्थापित करने के लिए, अपनी दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरों से मदद मांग रहा है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हुमायूं की हार के क्या कारण थे। ये हेडिंग्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हुमायूं की हार के कारण का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप वर्णन खुद करिएगा, राइट। दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली। हुमायूं की जो युद्ध प्रणाली की थी वो दोषपूर्ण थी, कि वह अपने जो उसके दुश्मन थे, उसके विरोधी थे, उन्हें छोड़ देता था। लाइक जैसे हमने बात की कि उसने बहादुर शाह को छोड़ दिया था, राइट। उसका चारित्रिक अयोग्यता, वो बहुत मद्रा विलासी था, और इतना अगर युद्ध जीतने के बाद एक एक 2-2 साल तक बहुत ध्यान नहीं देता था अपने राजकाज पे, धन उड़ाता रहता था, मद्रा वगैरह सेवन करता रहता था। थर्ड, अमीरों का विश्वासघात। हुमायूं अमीरों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और उन पर निगरानी रखने के लिए उसने कोई भी प्रबंध नहीं बनाए थे। तो उसे अमीरों से बहुत बड़ा विश्वासघात मिला कि युद्ध के टाइम पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की जब उसे मदद की ज़रूरत थी। फोर्थ, धन का अपव्यय करता था। धन का अपव्यय मतलब अगर वो एक जगह युद्ध हो रहा है और उसे कहीं दूसरा जगह भी पता चल जाए तो वहाँ भी अपनी सेना भेज देता था, एक जगह रुकता नहीं था कि उसे ये भी करना है, उसे सब एक साथ करना है। तो बहुत ज़्यादा धन का अपव्यय भी होता था। संबंधियों का असहयोग, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, हुमायूं के बहनोई, उसकी सगी बहन और सौतेली बहन के पति उसके ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और उसे उसकी मृत्यु करके गद्दी प्राप्त करना चाहते थे। छठा है, शत्रुओं का विभिन्न प्रदेशों पर अधिकार। विभिन्न प्रदेशों पर शत्रुओं का अधिकार, लाइक जैसे बहादुर शाह गुजरात का शासक था, जो गुजरात का है पश्चिम की ओर है। जैसे आप ऐसे भारत का नक्शा देखेंगे तो गुजरात इधर की तरफ पड़ता है, राइट।
और शेर खां पूर्व की ओर प्रबल शत्रु था। और शेर खां पूर्व की ओर प्रबल शत्रु था। पूर्व की तरफ पड़ता है, इधर की तरफ पड़ता है, यहाँ बंगाल में। और शेर खां कहाँ था? बंगाल का शासक था। तो और ये हुमायूं कहाँ था? दिल्ली में था। यहाँ गुजरात में इसका शासक था, यहाँ बंगाल में इसका था। तो हुमायूं दोनों तरफ से घिरा हुआ था, तो ये शत्रुओं से घिरा हुआ था और अलग अलग राज्य में शत्रु थे। राइट, आगे चलते हैं। तो यही सब कारण थे कि हुमायूं पराजित हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौसा और कन्नौज के युद्ध के उपरांत हुमायूं के जीवन पर प्रकाश डालिए कि चौसा और कन्नौज का युद्ध हो गया शेर खां हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं हार गया। इसके बाद हुमायूं जो 15 साल तक इधर उधर घूमता रहा, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं हम। ठीक है, और अपने साम्राज्य को उसने पुनः कैसे प्राप्त किया? 1515 से, इसका सेकंड साम्राज्य काल कब तक है? 1555 से 56 तक, ये हम देख चुके हैं। राइट, आगे चलते हैं। तो चौसा के युद्ध में पराजित होने पर हुमायूं ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर 17 मई 1540 को, 1540 में भी पराजित हुआ था, उसी काल उसने पुनः शेर खां से संघर्ष किया, पर हुमायूं इसमें बहुत बुरी तरीके से हार गया और मैदान छोड़कर भाग गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि शत्रु ने से बचने का प्रयास कि शेर खां ने उसके पीछे अपनी सेना लगा दी और अपने कुछ विश्वास पात्र लोग लगा दिए, जिनसे हुमायूं बचता रहा, भारत छोड़ के भाग गया, विदेश पहुंच गया। भाइयों का असहयोग, हुमायूं ने अपने भाई के पास जाकर, जैसे हमने देखा अभी पीछे, कामरान से मदद मांगी, पर भाइयों ने भी उसकी मदद नहीं की। अकबर का जन्म इसी बीच में, हमीदा बानो बेगम ने 1543 ईस्वी में अकबर को जन्म दिया, पर हुमायूं अकबर के जन्म से बहुत खुश नहीं था, क्योंकि हुमायूं अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहा था, तो अपनी बीवी और बच्चों की रक्षा कैसे करता। राइट, चौथा है संयोग प्राप्ति की आशा। हुमायूं 15 साल तक संयोग प्राप्ति की आशा में भटकता रहा। जैसे हुमायूं भटकता हुआ शीर्ष स्थान पहुंचा, उसने ईरान के शाह तहमास से भी भेंट की, और तहमास ने उसका स्वागत भी करा, और शाह ने उसका स्वागत किया और उसको 14,000 सैनिकों की एक सेना भी दे दी। राइट, सेना दे दी उन्होंने। अब हम बात करते हैं हुमायूं द्वारा भारत की पुनर्विजय। अब हुमायूं ने पुनर्विजय कैसे की? जिस समय हुमायूं ने भारत पर पुनः आक्रमण किया, उस समय शेरशाह उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई थी, दोनों की मृत्यु हो गई उस समय, और अफगान लोग आपस में लड़ रहे थे कि कौन राजगद्दी पर बैठेगा। अतः हुमायूं ने ऐसी स्थिति में फारस के शाह की सहायता से, जब हुमायूं ने देखा सब आपस में लड़ रहे हैं, तो हुमायूं ने इसका फायदा उठाया और फारस के शाह की सहायता से अपने खोए हुए प्रदेशों को दोबारा प्राप्त करने की कोशिश की। राइट, आगे चलते हैं। इस समय कामरान इसके भाई हैं, ये सब ध्यान रखिए। कामरान काबुल का, हिंदाल गजनी का, अस्करी कंधार का शासक था। तो इसने कैसे प्राप्त किया? कंधार पर विजय प्राप्त की। कंधार पर कैसे विजय प्राप्त की? अस्करी, अपने भाई अस्करी को हराकर। फिर काबुल पर विजय प्राप्त की, कैसे? कामरान को हराकर अपने भाई। फिर काबुल पर पुनः विजय प्राप्त की जब वो दोबारा आया था। सॉरी, यहाँ पर गजनी आएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखिए। गजनी पर विजय प्राप्त की, फिर यहाँ काबुल पर विजय प्राप्त की अपने भाई कामरान को हराकर। फिर दिल्ली पर विजय प्राप्त की। इस समय दिल्ली पर सिकंदर सूर का शासन था, जो बहुत ही ज़्यादा अयोग्य था। राइट, अब दिल्ली पर सिकंदर सूर का शासन था, क्योंकि शेर खां और उसका पुत्र तो मर गया था। तो अतः 1555 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को हुमायूं ने दोबारा प्राप्त कर लिया। 1526 ईस्वी में वह अपने पुस्तकालय से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आप लिख सकते हैं। अपने सिंहासन को प्राप्त करने के बाद हुमायूं ज़्यादा टाइम तक उसका उपभोग नहीं कर पाया, उसका पूरी तरीके से उसका आनंद नहीं प्राप्त कर पाया। लाइक ये सब आप लिख सकते हैं। तो इसी पर लेन ने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत अच्छा है, आप इसे याद करिएगा। इस प्रकार हुमायूं ने संपूर्ण जीवन लुढ़कते हुए व्यतीत किया, और अंत में लुढ़क कर ही उसकी लीला समाप्त हो गई, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राइट, आगे चलते हैं। अब भारत के मुगलकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। प्रमुख स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत होते हैं, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक स्रोत होते हैं। राइट, प्राथमिक स्रोत में मुद्रा और स्मारक होते हैं, और ऐतिहासिक स्रोत वगैरह में बुक्स वगैरह होती हैं जो पुस्तक लिखी होती है। जैसे तजुक ए बाबरी या बाबरनामा, ये बाबर ने स्वयं लिखी है, तो इसमें हम बाबर के काल का हमें पता चलता है। और मुद्रा, जैसे मुद्रा में क्या क्या पता चलता है? इसके तात्कालिक आर्थिक दशा का, संबंधित राज्य सीमा का, अगर खुदाई करते हैं तो मुद्रा बहुत दूर तक प्राप्त हुई है, तो हमें ये पता चल जाता है अच्छा दिल्ली का संबंध बंगाल के शासक से भी था। राइट, ये सब ऐसे हमें पता चल जाता है। धार्मिक दशा का पता चलता है कि मुद्रा सोने की है, चांदी की है, तांबे की है, तो हमें धार्मिक दशा का पता चलता है। कला का पता चलता है कि मुद्रा पर क्या छपा हुआ है। अगर कुछ देवी की मूर्ति छपी हुई है तो मतलब वहाँ उस समय उस देवी की पूजा करी जाती थी, तो हमें इन्हीं सब के बारे में पता चलता है। तो ऐतिहासिक तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है।
स्मारक में क्या प्राप्त करता है, जैसे आगरा का किला हो गया, अटाला मस्जिद होगी, फतेहपुर सीकरी की इमारतें होगी, ताजमहल मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये सब क्या करते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को प्रकट करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे साहित्यिक एवं ऐतिहासिक स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से हमेशा एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि इस बुक का नाम लिखिए, बुक का लेखक का नाम लिखिए। तजुके बाबरी, हम बात कर चुके हैं तजुके बाबरी, इसमें 1530 तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है और ये स्वयं बाबर ने लिखी है, तुर्की भाषा में है। राइट, फिर हम बात करेंगे आगे हुमायूंनामा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन बेगम कौन थी, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना अकबर के शासनकाल में हुई। इसका पहला भाग हुमायूं के शासनकाल पर प्रकाश डालता है। राइट, पहला भाग क्या करता है, हुमायूं के शासनकाल पर प्रकाश डालता है। कानून ए हुमायूनी जो कि खोंद मीर की है, ये भी हुमायूं के शासनकाल पर प्रकाश डालता है। पांचवा है तज़किरात उल वाक़ियास जो जौहर है निजी सेवक, ये भी हुमायूं के शासनकाल पर प्रकाश डालता है क्योंकि हुमायूं का निजी सेवक था। ठीक है, तारीख ए शेरशाही या तोहफा-ए अकबर शाही, भी तारीख ए शेरशाही को कहा और क्या कहा जा सकता है, तोहफा-ए अकबर शाही। ये अब्बास खां सरवानी ने लिखी है। किसने लिखी है, अब्बास खां सरवानी ने लिखी है। अकबर के ये आदेश पर इसकी रचना की गई थी। इसमें शेरशाह की मृत्यु की, इसमें कहाँ तक की सूचनाएं प्राप्त हैं, इसमें हमें शेरशाह की मृत्यु तक की जानकारी प्राप्त होती है। राइट, आगे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, दोबारा से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं। अभी हमें पॉलिटी की भी वीडियो कंप्लीट करनी है और अभी हमारा ये यूनिट बहुत बड़ी है, इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक भी हैं जो हमें कवर करने हैं। राइट, आगे चलते हैं हम। 7 है हमारी बुक तज़किरा ए हुमायूं या अकबर। तज़किरा ए हुमायूं व अकबर ये बयाजिद ने लिखी है, अकबर के आदेश पर ही लिखी गई थी। अकबरनामा ये अबुल फजल ने लिखी है। इसमें अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष मतलब 1573 से 74 तथा 7वें वर्ष के मध्य से लेकर 46वें वर्ष के मध्य की घटनाएं प्राप्त होती हैं। मतलब इसमें हमें अकबर के शासनकाल का पता चलता है। अकबरनामा को अकबर के काल की राज के इतिहास कहा जाता है। अकबरनामा को क्या कहा जाता है, अकबर के काल का राज के इतिहास कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन। अब है आईना अकबरी, ये भी अबुल फजल ने लिखी है। इसमें भी हमें अकबर के बारे में पता चलता है। तजुक ए जहांगीरी, ये खुद जहांगीर ने लिखी है। जहांगीर की आत्मकथा है तो इसमें हमें जहांगीर के बारे में पता चलता है। पद्म शाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। इसमें शाहजहाँ कालीन इतिहास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है शाहजहाँ का इतिहास जानने के लिए। राइट, आगे चलते हैं। मुंतखाब उल लुबाब ये खफी खान ने लिखी है। इसमें हमें औरंगजेब के इतिहास की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। किसके, ये क्वेश्चन आप, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे आप कभी भी औरंगजेब और शाहजहाँ ये इन सब के बारे में पढ़ोगे तो आप ये सब नाम लिख सकते हो, उसमें क्वेश्चन के अंदर ये सब यूज़ कर सकते हो। राइट, आगे तारीख फरिश्ता ये मोहम्मद कासिम हिंदू कास फरिश्ता ने लिखी है। अब देखते हैं हम समसामयिक साहित्य। समसामयिक साहित्य होते हैं जो कि गैर मुस्लिम थे, जिससे हिंदुओं की भी दशा का वर्णन पता चलता है। क्या, हिंदुओं की भी दशा का वर्णन पता चलता है, यहाँ लिखा भी है। इसमें विशेष रूप से राजपूतों के इतिहास का पता चलता है क्योंकि ये गैर फारसी थे। सॉरी, पीडीएफ का पेज लिंक नहीं हो पाया है जिसमें हम समसामयिक इतिहास साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसको लिंक करके उसे करा दूंगी। उसमें लिखा हुआ है कि जैसे जयचंद्र ने अपनी पुस्तक लिखी है और थोड़ा सा विदेशियों ने भी अपनी 1-2 पुस्तक लिखी हैं, उनके बारे में सिर्फ 2 या 3 लाइन का और क्वेश्चन का आंसर रह गया है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। अगर कोई टॉपिक, अभी तो बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं वो हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।